नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने आद्य ऐतिहासिक काल की बेसिक जानकारी को समझा था। तो इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आद्य ऐतिहासिक काल से ही संबंधित केदार खंड के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी को समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट में छोड़ा था कि स्कंद पुराण के दो खंड हैं, केदार खंड और मानस खंड, जिन साहित्यों से हमें उत्तराखंड के दोनों भूभागों के बारे में जानकारी मिलती है। केदारखंड मतलब गढ़वाल क्षेत्र और मानस खंड मतलब कुमाऊं क्षेत्र। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में एक पॉइंट छूट गया था कि स्कंद पुराण में 5 हिमालयी भूखंडों का वर्णन किया गया है। कितने हिमालयी खंड का वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में? तो 5 का किया गया है। अब ये 5 कौन कौन से हैं? 2 तो मैंने आपको बता दिए थे, केदारखंड और मानस खंड। तो तीसरा है आपका नेपाल, चौथा है आपका जालंधर और 5वां है आपका कश्मीर। तो इन 5 भूखंडों का उल्लेख मिलता है हमको स्कंद पुराण में। तो यहां से पड़ गया आपका नेपाल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये आपका क्या है? मानस खंड है। और ये है आपका केदार खंड, ये है आपका जालंधर और ये है आपका कश्मीर। तो स्कंद पुराण में अगर आपसे पूछा जाए कभी क्वेश्चन कि स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है, तो 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है। और एक बेसिक जानकारी फिर से छूट गई थी कि बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। बस यही जानकारी प्रीवियस वीडियो में छूट गई थी दोस्तों, जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के नए टॉपिक की तरफ, जो है आपका केदारखंड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम केदारखंड के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। केदारखंड यानी कि गढ़वाल क्षेत्र, और अभी मैंने आपको बताया कि माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत भूभाग को क्या कहा गया है? केदारखंड कहा गया है। प्राचीन नाम जान लेते हैं। तो प्राचीन नाम है बद्रिकाश्रम, तपोभूमि और केदारखंड तो आपको पता ही है दोस्तों। इसके अलावा गढ़वाल की सीमाओं में इसकी लंबाई 50 योजन बताई गई है और चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। तो ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। अब ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र में असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास के द्वारा नष्ट किया गया था। इसके अलावा ऋग्वेद में एक दूसरा फैक्ट मिलता है कि ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में प्राणा गांव में ही सप्तऋषियों के द्वारा भीषण प्रलय के समय प्राणों की रक्षा की गई थी। जिस समय प्रागैतिहासिक काल में आपदा आई होगी दोस्तों, तो उस समय प्राणा गांव में सप्तऋषियों के द्वारा क्या की गई थी? अपने प्राणों की रक्षा की गई थी। तो इस तरीके से बताया गया है ऋग्वेद में। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी, जो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल भी था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कुबेर की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो अलकापुरी में स्थित थी। इसके अलावा इस क्षेत्र के बद्रिकाश्रम के पास गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास व स्कंद गुफा में आदि वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है। तो दोस्तों, ये सारी गुफाएं हैं जो आज भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि गणेश गुफा कहाँ स्थित है, नारद गुफा कहाँ स्थित है, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है, व्यास स्कंद गुफा कहाँ स्थित है? तो ये सारी चमोली में स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पर कई सारे वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है, ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों, आप कुछ अदर फैक्ट भी जान लेते हैं कि रामायण काल में केदारखंड की क्या स्थिति थी। तो नेक्स्ट फैक्ट हमारा यही है कि रामायण काल में केदारखंड की क्या स्थिति थी। तो दोस्तों, रामायण काल में राजा दशरथ जी के कुल गुरु वशिष्ठ जी का निवास स्थान भी टिहरी के विसोन पर्वत पर बताया गया है। तो आज भी आपसे पूछा जाता है वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड तो कहाँ स्थित है? तो टिहरी में स्थित है। और टिहरी में कहाँ स्थित है? तो विसोन पर्वत में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों कि देवप्रयाग में भगवान राम ने तपस्या की थी और उसी का प्रमाण आज रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवप्रयाग में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, तपोवन टिहरी को लक्ष्मण जी की तपस्थली माना जाता है। तो तपोवन भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि तपोवन कहाँ स्थित है और यहाँ पर किसकी तपस्थली थी? तो लक्ष्मण जी की तपस्थली थी। और इसी काल का प्रसिद्ध राक्षस था एक बाणासुर, जिसका राज्य केदारखंड में ही था। और राजधानी कहाँ थी इसकी? ज्योतिषपुर, जिसे आज हम जोशीमठ के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो राजा बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? तो जोशीमठ में थी। और इसके साथ साथ आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? तो बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप इनको नोट डाउन करते रहिएगा। अब जान लेते हैं दोस्तों कि महाभारत काल में केदारखंड की स्थिति क्या थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया है।
तो केदारनाथ को कहा गया है भृंगतुंग। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया है, तो भृंगतुंग कहा गया है। इसके अलावा महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। अब आपको मैंने किरात जाति बहुत डिटेल से पढ़ा ली है, जिनको कील किन्नर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये केवल गढ़वाल क्षेत्र में नहीं थी, ये कुमाऊं क्षेत्र में भी व्याप्त थी। तो पुलिंद और किरात जातियों का यहाँ पर आधिपत्य था, ये महाभारत का वन पर्व बता रहा है। और पुलिंद का राजा था सुबाहु, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। और उस समय यह क्षेत्र सुबाहुपुर या फिर श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्री क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है, तो श्रीनगर का नाम है, या फिर सुबाहुपुर किसका प्राचीन नाम है, तो श्रीनगर का नाम है। और किसकी राजधानी यहाँ पर थी, तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। इसके अलावा दोस्तों कि पुलिंद राजा सुबाहु ने महाभारत में पांडवों जबकि किरातों ने अपने राजा शिव के नेतृत्व में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो दोस्तों महाभारत काल की स्थिति भी आपके सामने क्लियर हो रही है कि सुबाहु ने किसकी तरफ से युद्ध लड़ा था, पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, जबकि किरातों ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। और किरातों के साथ एक जनजाति और थी उत्तराखंड की, जिन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, वो थी आपकी खस। इसके अलावा दोस्तों आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी के साथ गंगाद्वार यानी कि हरिद्वार में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नागराज कौरव की कन्या उलूपी का विवाह किसके साथ हुआ था, अर्जुन के साथ हुआ था। तो किसके अनुसार है, ये आदि पर्व के अनुसार है। और इसी समय राजा विराट का उल्लेख भी मिलता है, जो विराटगढ़ी, जो आज के जौनसार भाबर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह हुआ था अभिमन्यु के साथ। तो अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था दोस्तों। तो इसी समय राजा विराट का उल्लेख मिलता है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, जौनसार भाबर क्षेत्र से है। तो आपको यहाँ पर 3 राजा मिल गए हैं डायरेक्ट। पुलिंद राजाओं का प्रशासन कहाँ पर था, तो ये था आपका श्रीनगर में। नीचे हरिद्वार में हो गया आपका नागराज कौरव्य का शासन, और जौनसार भाबर क्षेत्र में हो गया आपका राजा विराट का शासन। और विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह हुआ था अभिमन्यु के साथ। इसके अलावा दोस्तों महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्य के परामर्श पर, तो दोस्तों ऋषि धौम्य ने जो परामर्श दिया था, ये दिया था आपका जागेश्वर धाम में। तो दोस्तों जागेश्वर धाम अभी हम मानस खंड में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर परामर्श दिया था ऋषि धौम्य ने युधिष्ठिर को, और देश के सभी धामों के बारे में जानकारी दी थी। तो जानकारी मिलने के बाद 5 पांडव लोमस ऋषि के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले थे, और बद्रीनाथ की यात्रा यहाँ पर इनके द्वारा संपन्न भी की गई थी। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों नोट में आपके लिए फैक्ट है कि महाभारत में ही देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक बताया गया है। तो एग्जाम में कई बार ये फैक्ट पूछा भी गया है कि पंच प्रयागों में से किस प्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, डायरेक्ट देवप्रयाग हो जाता है। तो किस में बताया गया है, लेकिन अब क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है दोस्तों कि किस ग्रंथ में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि बताया गया है, तो महाभारत में बताया गया है। तो दोस्तों इसके अलावा केदारखंड में हमें 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ की जानकारी मिलती है। एक है आपका बद्रिकाश्रम और दूसरा है कर्णवाश्रम। तो दोस्तों बद्रिकाश्रम के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों जो बद्रिकाश्रम आपका है, इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी जब खस जाति के समय यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चला था। और बौद्ध धर्म का जब प्रसार प्रसार हो रहा था, तो सनातन धर्म से संबंधित जितने भी मठ थे, तीर्थ थे, तो इनकी दुर्दशा होने लग गई थी। इसके बाद 9वीं सदी में शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे, और शंकराचार्य जी के द्वारा इन धामों को पुनः स्थापित किया गया। तब चाहे वो देवप्रयाग हो या फिर वो बद्रिकाश्रम हो। बद्रिकाश्रम को आज हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। तो हिंदू धर्म की स्थापना के बाद यहाँ पर इन धामों को वापिस बसाया गया था। इसके अलावा जो दूसरा विद्यापीठ है कर्णवाश्रम, इससे रिलेटेड बहुत से फैक्ट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो कर्णवाश्रम की हम पहले बेसिक जानकारी शुरुआत कर लेते हैं। तो कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, तो कर्णवाश्रम मालनी नदी के तट पर स्थित है। तो पौड़ी जिले में स्थित यह आश्रम हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों अब ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा ये याद रखना है कि किन 2 पर्वतों के मध्य यह आश्रम स्थित है। तो हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। इसके अलावा वर्तमान नाम इसका चौका घाट है। और किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये आश्रम, तो इसकी कहानी को हम जान लेते हैं। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण यह आश्रम प्रसिद्ध है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था। तो राजा दुष्यंत जो हस्तिनापुर के शासक थे, और शकुंतला विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की कन्या थी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता भी रखा है। तो इन दोनों के बीच जो प्रेम प्रसंग घटित हुआ था, ये कर्णवाश्रम में घटित हुआ था। और कालिदास जी के द्वारा यहाँ पर इन दोनों के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा गया है, जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। और यहीं पर जन्म हुआ था चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का, और जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो ये बेसिक जानकारी आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे।
तो कुछ अदर फैक्ट भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो दोस्तों अदर फैक्ट में यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी को आज भी भव्य मेले का आयोजन होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्णवाश्रम में भव्य मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है। तो बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है और यहाँ पर कर्णवाश्रम आपका खत्म होता है। इसके अलावा दोस्तों जो नोट में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर छोड़े गए हैं कि खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था, खसों के समय में हुआ था। तब चाहे वो गढ़वाल बोलो या फिर कुमाऊं बोलो या फिर समग्र उत्तराखंड बोलो, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा फैक्ट है दोस्तों कि 1515 ईस्वी में पंवार राजा अजयपाल के द्वारा 52 गढ़ों को जीतने के पश्चात इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। वैसे तो हम अभी पंवार वंश आगे पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में, लेकिन तब तक के लिए जब तक आप ऐतिहासिक काल नहीं पढ़ लेते तब तक आपके लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1515 ईस्वी में पंवार राजा अजयपाल के द्वारा 52 गढ़ों को विजित किया गया था और उसी समय से इस क्षेत्र को गढ़वाल नाम से पुकारा गया। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत आपने संपूर्ण केदारखंड की जानकारी प्राप्त की। अब कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना रिस्पांस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई फैक्ट गलत हो गया हो दोस्तों तो उसके बारे में भी जानकारी अवश्य दीजिए।